Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and this is the lecture number 4th on structure of atom या atomic structure भी बोल सकते हो। तो पहले 3 क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन के बारे में सीख चुके हैं। तो आज हम लोग प्रोटॉन प्लस आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इनके नेचर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनती है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपके एटम के बीच में, वो कैसा होता है जब 2 एटम्स मिलके कुछ बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन से कभी कभी ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, H2O। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बन जाता है। तो इस तरीके से जो बीच में मिलते कैसे हैं, वो कौन सी, उसको क्या बोलते हैं, वो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मेड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा होता है, वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। मैंने आपको फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ाए थे ना, तो ये केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। तो केमिकल प्रोसेस क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपके क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और ये केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अब एटम का नेचर कैसा होता है, ड्यूल इन नेचर होता है। कैसा होता है, मैंने आपको बे पढ़ाया था। अब ड्यूल नेचर में आपको सीधा एक छोटा सा पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, ड्यूल नेचर क्या होता है, मतलब डबल नेचर। अब डबल नेचर किस किस होगा, मैंने याद कीजिए वेव में बताया था, पार्टिकल्स और वेव। पार्टिकल्स और वेव जिसमें दोनों प्रॉपर्टी शो करे। देखो जैसे साउंड था, वो था ड्यूल इन नेचर है, उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं और वेव भी होता है। दोनों के थ्रू आपकी वेव चलती है, पार्टिकल के थ्रू। वो 2 तरह का होता है मोशन, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम चेक कैसे करें, हाउ टू चेक ड्यूल नेचर। कोई भी चीज़ का नेचर ड्यूल है कि नहीं है, वो कैसे चेक करें। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, उसका क्या होना चाहिए, मास शुड बी वेरी लेस। उसका मास बहुत कम होना चाहिए। कोई भी चीज़ ड्यूल नेचर होने का एक कंडीशन होता है कि उसका मास बहुत कम होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उसकी वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर दोनों प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ पूरी कर पाती है तो उसको मैं बोलूँगा वो ड्यूल इन नेचर है। जैसे साउंड आपका ड्यूल नेचर है, लाइट आपकी ड्यूल नेचर है, क्योंकि लाइट भी मासलेस होती है लगभग, उसमें फोटॉन, और उसकी वेलोसिटी भी होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपसे, इलेक्ट्रॉन कैसा है। चलिए चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। इसका मास कितना है, इसका मास है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मतलब लगभग देखो कितना कम है, -31। जब आप 10⁻³ से इसको डिवाइड करोगे तो लगभग ना के बराबर आएगा। और आपको पता है इसकी वेलोसिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो वेलोसिटी भी हुई। अब इसने दोनों कंडीशन पूरी कर ली, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है, इसका मास भी बहुत कम है। तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको आप बोल सकते हो ये कैसा है, ये ड्यूल इन नेचर है। ये कैसा है, ये ड्यूल इन नेचर है।
अब क्वेश्चन आता है क्या सर प्रोटॉन भी है ऐसा, क्या सर न्यूट्रॉन भी है ऐसा? तो भाई दोनों क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, ये रिवॉल्व नहीं करते क्योंकि इसकी वेलोसिटी होती है 0। सो ये ड्यूल इन नेचर नहीं है, नहीं है, ड्यूल इन नेचर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ड्यूल इन नेचर? तो आंसर ये होगा सर मास तो कम है, चलो मान लेते हैं, ठीक है मास तो कम है मान लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी दोनों की 0 है, इसलिए ये ड्यूल इन नेचर नहीं हुए। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ड्यूल इन नेचर कौन होता है? तो इसका आंसर क्या लगा के आओगे आप कि इलेक्ट्रॉन ड्यूल इन नेचर होते हैं। याद कैसे करना है सर? जिसकी वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, मास बहुत कम होना चाहिए। आपको पूछे बताइए क्या ह्यूमन बॉडी ड्यूल इन नेचर है? तो आंसर होगा सर नो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर मास बहुत ज़्यादा होता है, मास ना के बराबर होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए मैं इलेक्ट्रॉन की कुछ इन्हीं की प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। क्या होता है? ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं, ये मैं आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैसी होती है? वो इज नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए आगे एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये आपका पहला शेल है, दैट इज कॉल्ड के शेल। ये आपका दूसरा शेल है, दैट इज कॉल्ड एल शेल, फिर एम शेल, ऐसे चलेगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे जंप करेगा, इसको बोलते हैं, ये कौन सी स्टेज है? ये इसकी ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि पहले ही सबसे पहला शेल यही होता है। उसके बाद इस स्टेट को क्या बोला जाता है? इस स्टेट को जो आगे वाली होगी इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बताइए ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी या आपका एक्साइटेड स्टेट की? तो आंसर क्या आएगा सर? एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर वाली एक्साइटेड होती है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, when एनर्जी प्रोवाइड टू एटम, किसी एटम को, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है एटम का, ये पूरा, जब किसी एटम को हम लोग एनर्जी देते हैं, जब मान लो हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? एटम लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। जो इसके बीच का इलेक्ट्रॉन होगा लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। आपका क्या करेगा? जंप करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब करेगा? जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए चलो इसको सीधा करके एक बार लिख देता हूँ, पूरा ऐसे लिख लो। चलिए, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करें, व्हेन एनर्जी प्रोवाइड टू एटम, देन इट्स इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जब ग्राउंड स्टेज से ये एक्साइटेड स्टेज में आता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है? बताइए, एनर्जी बढ़ती है। इन दैट केस वी कैन से दैट एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? एनर्जी इंक्रीज होगी। कब?
क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है बताइए उसकी एनर्जी क्या होती है, तो आंसर होगा एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन व्हेन जंप फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, तो बताइए एनर्जी क्या होगी, तो डेफिनेटली एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे जब आता है तो एनर्जी कम हो जाती है। तो आपको पूछिए कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी, तो ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी के ऊपर। एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़ के कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड के अंदर। तो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि एटम के अंदर एनर्जी कितनी है। अगर आप एनर्जी ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब वो अपनी स्टेज चेंज करता है, जब वो अपनी, व्हेन इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूँ मैं पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स स्टेट, ऐसे बोल सकते हो, ग्राउंड टू एक्साइटेड और एक्साइटेड टू ग्राउंड, then it release गामा रेज। कौन सी रेज निकलती हैं, गामा रेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाता है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, जब वापस आते हैं एनर्जी कम होती है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके एनर्जी के ऊपर। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को चेंज करता है तो मुझे बताइए उसके अंदर से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, तो याद रखना इसको, ठीक है। तो कौन सी रेज निकलती है, गामा रेज। कौन सी रेज निकलती है, गामा रेज, या इसी को बोला जाता है और फोटॉन्स, या क्या निकलते हैं, फोटॉन्स। और फोटॉन्स ही क्या होते हैं, जिससे आपकी लाइट बनती है। इसके जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो फोटॉन होते हैं, मासलेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें मेरी याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे थे, बताइए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये ड्यूल इन नेचर होते हैं। जब ये जंप करते हैं ग्राउंड से एक्साइटेड या एक्साइटेड से ग्राउंड, तो एनर्जी कैसे कम ज़्यादा होती है ये मैंने बता दिया। स्टेबिलिटी एनर्जी पे डिपेंड करती है, वो भी इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। और जब ये जंप करते हैं तो कौन सी रेज निकलती है, गामा रेज या फोटॉन्स निकलते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अभी आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। मैं स्टार्टिंग में भी ये पढ़ा चुका हूँ। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहाँ पे बस माइनस लिख देना, ऊपर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन का चार्ज पता चल गया। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो वो होता है गाइस आपका 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का क्या था, इलेक्ट्रॉन का क्या था, उसकी -30 में ऊपर लिखवाया था 9 पॉइंट समथिंग वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। इट वाज
डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ई गोल्डस्टेन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड प्रोटॉन नेम was given by रदरफोर्ड। न्यूक्लियस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने बताया था। प्लस आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? नाम रदरफोर्ड ने। बट प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? ई गोल्डस्टेन ने। किसने किया था? ई गोल्डस्टेन में। बहुत अच्छे से इसको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। डिस्कवर करने वाला था ई गोल्डस्टेन, नाम देने वाला था रदरफोर्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए प्रोटॉन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, और डिस्कवर किसने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा मुझे बताइए एक बार। तो जीरो चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना तो प्लस हो ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जीरो चार्ज। अच्छा, इसका मास कितना होता है? मास, तो मास होता है सर इसका 1.672 था आपका प्रोटॉन का, इसका 674 होता है। इसका 674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये तो सेम है। ठीक है, लेकिन मास इसका 1.674 होता है। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था ये? जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यू वीक आने वाला है, ऐसे बोल दो, न्यू वीक आने वाला। न्यू मतलब न्यूट्रॉन और वीक मतलब चैडविक। ठीक है, अब क्वेश्चन भी यही आता है कि हैवीएस्ट कौन सा होता है एटम के अंदर? हैवीएस्ट कौन होता है? वो न्यूट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर सबसे हैवीएस्ट कौन होता है? प्रोटॉन सबसे हैवीएस्ट होता है। सबसे क्या होता है? हैवीएस्ट, सबसे भारी होता है। ठीक है, सबसे भारी होता है। आप लिख भी सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो पहले आता है इलेक्ट्रॉन सबसे कम, उससे ज़्यादा होता है आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी ज़्यादा मास किसका है? आपके न्यूट्रॉन का। तो यहाँ तक आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझा होगा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, और उसके बाद आपका प्रोटॉन को ई गोल्डस्टेन ने। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस को भी रदरफोर्ड ने। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन करिए अभी। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। इसमें सब में हैवीएस्ट कौन है, मतलब सबसे भारी कौन है। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर एटम का एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, इस हिसाब से सबसे भारी होगा। बट इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से सबसे हैवी तो न्यूट्रॉन, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी थी। हाइड्रोजन में एक तो अगर मैं बात करूँ इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, तो आपने न्यूट्रॉन निकालना सीखा था, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 0। तो न्यूट्रॉन 0 हुए, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ वेट किसका है? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का वेट ही नहीं होता, ना के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का वेट है, और प्रोटॉन से आपको पता है एक प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन हैवी होता है, तो एक न्यूट्रॉन हैवी हो गया ना। तो इस हाइड्रोजन एटम से भी कौन हैवी है? न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। ठीक है, और एकमात्र हाइड्रोजन ही ऐसा एटम है जिसका वेट प्रोटॉन से भी कम होता है। ठीक है, जिसका वेट न्यूट्रॉन से भी कम होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस छोटी सी क्लास बची है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? चलिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर आपको क्या लिखना है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स
हैव सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, यूरेनियम एटॉमिक नंबर सेम था बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के सेम एटम जिसके क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो। जैसे एग्जांपल से समझ जाओगे आप। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखी, मैं आइसोटॉप्स लिख रहा हूँ, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन 1 मास 1, दूसरा होता है हाइड्रोजन 1 मास 2, हाइड्रोजन 1 मास 3। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है ट्रिटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, क्योंकि डबल होता है ड्यू और 3 मतलब ट्राई, और इसका नाम होता है प्रोटोटियम, प्रोटोटियम। ठीक है, प्रोटोटियम, TOTIUM। ये है इसके आइसोटॉप। आप देख सकते हैं ये क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है सबके, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एक ही एलिमेंट है सबका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस सबके अलग अलग एटम लिए मैंने, एक सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट क्या है, मास नंबर। पहले का मास 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, आपको पूछिए इसमें सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो आंसर क्या होगा, सबसे हैवीएस्ट है ट्रिटियम, क्योंकि ट्रिटियम का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। तो ये है आपका आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में आपको क्या याद रखना है कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल भी आपको लेके समझा दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट 2 बचे हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो आपका ट्रिटियम है ना, ये मैं लिख भी देता हूँ। इसमें जो आपने पढ़ा ट्रिटियम, ये क्या है आपका, ये आपका रेडियो एक्टिव है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कौन है, ये आपका रेडियो एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट लिखिए अभी आप, नेक्स्ट लिखिए आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, चलिए आइसोबार क्या होता है, बस वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको लिखना है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। इसके अंदर एटॉमिक मास सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले में क्या था, एलिमेंट सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम थे, इसमें एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटम भी अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम, हीलियम का एटम, सब अलग अलग हैं। तो उस तरीके से अलग अलग एटम्स हो गए, अलग अलग एलिमेंट के, बट उनके मास नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक है आपका आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, मास कितना होता है इसका 40। जैसे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास कितना है 40। तो ये क्या है, ये आइसोबार्स हैं, ये जो दोनों क्या हैं आपस में आइसोबार्स। क्यों, क्योंकि इसका सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास देखिए 40 सेम, एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं, दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग हैं। तो आई होप ये मेरी बात समझ पाए होंगे। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट, आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। अब बारी आती है आइसोटोन्स की, अब बारी आती है आपकी किसकी, आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं, तो इसका आंसर होगा दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। गाइस इसके अंदर प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन इसके अंदर न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन सेम होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, समझ आ जाएगी आपको। जैसे नाइट्रोजन का 7 14 इसका मास होगा,
ठीक है, सॉरी इसका मास होता है 15, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन केस में बताया भी था मैंने, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग होते हैं, 14 भी होता है, 15 भी होता है, ठीक है। ये आइसोटॉप्स भी होते हैं, ये इसके अलग अलग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और 8 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16। आप इसमें देख रहे हो, अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन निकालूं, न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन, तो कितने आएंगे, एटॉमिक मास कितना है 15, एटॉमिक नंबर निकालिए कितना आया 8। अगर मैं बोलूँ कि न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन कितने हैं, एटॉमिक मास 16 से 8 निकालो तो कितना आएगा इस, तो 8। तो बताइए दोनों सेम हुए। तो इसमें आपको ना कुछ याद रखना नहीं है, सिंपली ये याद रखना है कि आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम, इतना याद रखना है कि एलिमेंट सेम के एटम होते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर अलग, मास नंबर सेम, लेकिन एलिमेंट भी डिफरेंट। आइसोटॉप्स में एलिमेंट सब कुछ अलग अलग है, इसमें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। बस ये है आपकी 3 छोटे छोटे कंडीशन जो आपको याद रखने हैं। चलिए आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा मैं पूरा रिकैप करता हूँ। आइसोटॉप, आइसोबार के बारे में अब नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है एलिमेंट के अंदर वो कौन सी होती है, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से होती है। किसके द्वारा बनती है, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस है। ड्यूल नेचर किसका होगा, जिसका अपना मास बहुत कम होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसका अपना क्या होता है, ड्यूल इन नेचर होता है। तो ड्यूल इन नेचर कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ड्यूल इन नेचर नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनकी वेलोसिटी 0 होती है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया कि जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन ड्यूल इन नेचर होते हैं, इसका टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो गामा रेज ना फोटॉन निकालते हैं। ये अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगी एनर्जी बढ़ जाएगी, वापस आएगी ग्राउंड में तो एनर्जी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, अपने ग्राउंड लेवल पे वापस आया तो खत्म हो गई एनर्जी, तभी तो वापस आया, अदरवाइज तो हवा में उड़ रहा था ऊपर, ठीक है। तो प्रोटॉन चार्ज बता दिया, मास बता दिया, किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन ने, और नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बताया, ये सबसे हैवीएस्ट होता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स खत्म हो गया। आई होप आपको थोड़ी सी समझ आई होगी ये चैप्टर की, थोड़ा सा रिवाइज करिए अच्छे से तो आपकी ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना सिखा दी, ये अच्छा चैप्टर था। इसके लिए आपको 11-12 का बेसिक चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। क्लास कैसी लगी तो एक बार मुझे फीडबैक दे के बताइए, कोई कमी पेशी तो हम इसको नेक्स्ट टाइम में पूरा करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।